जिस माँ को बेटों ने बासी रोटी दी उसी के पैरों में गिरने को मजबूर हो गए जब पिता की पुरानी डायरी से खुला करोड़ों का राज। दोस्तों, आज की कहानी हर उस घर के लिए एक आईना है जहां बुजुर्गों को पुराना सामान समझकर कोने में डाल दिया जाता है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां संस्कारों की दुहाई तो बहुत दी जाती थी, लेकिन जब निभाने का वक्त आया तो खून के रिश्ते भी पानी हो गए। इस कहानी की मुख्य पात्र है सावित्री देवी, 65 वर्ष की एक ऐसी महिला जिनके चेहरे की झुर्रियों में ममता और आंखों में अब सिर्फ सूनापन बचा था। उनके पति मास्टर दीनानाथ जी गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। दीनानाथ जी ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को शिक्षा देने और अपने दो बेटों विनोद और प्रमोद को काबिल बनाने में खपा दी थी। उन्हें लगता था कि उनका बुढ़ापा उनके बेटों के सहारे बड़े आराम से कटेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से मास्टर दीनानाथ जी का निधन हो गया। सावित्री देवी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका साथी, उनका सहारा उन हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन असली दुख तो अब शुरू होने वाला था। पिता की 13वीं तक तो घर में सब कुछ ठीक रहा। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा, बेटों ने सिर मुंडवाए, बहुओं ने खूब आंसू बहाए। लेकिन जैसे ही 13वीं का बोझ खत्म हुआ और आखिरी रिश्तेदार घर से विदा हुआ, घर पर एक माहौल ऐसे बदला जैसे गिरगिट ने रंग बदला हो। अगली सुबह सावित्री देवी अपनी आदत के अनुसार जल्दी उठ गई। वे रसोई में गई ताकि सबके लिए चाय बना सके। अभी उन्होंने पतीला गैस पर रखा ही था कि बहू बड़ी रेखा पैर पटकते हुए, अरे माँ जी, यह क्या कर रही हो आप? अभी तो बाबूजी के 15 दिन भी नहीं हुए और आपको रसोई पर कब्जा करने की सूझ रही है। हटिए यहाँ से। अब यह घर और यह रसोई मेरी और छोटी की है। सावित्री देवी सन्न रह गई। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मैं तो बस चाय बना रही थी। मेरा सिर भारी हो रहा था। पीछे से छोटा बेटा प्रमोद आया, मुंह में दातुन चबाए, और उसने बड़ी बेरुखी से कहा, माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। जाओ अपने कमरे में बैठो। जब चाय बनेगी तो मिल जाएगी। बेवजह घर के कामों में टांग मत अड़ाया करो। सावित्री देवी चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह कमरा जहां उन्होंने अपने पति के साथ 40 साल बिताए थे। लेकिन शाम होते होते उस कमरे पर भी संकट आ गया। दोनों बेटे विनोद और प्रमोद कमरे में आए। विनोद ने बिना किसी भूमिका के कहा, माँ देखो, अब पिताजी तो रहे नहीं, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। प्रमोद को शहर में दुकान खोलनी है और मुझे अपने पुराने कर्ज चुकाने हैं। यह बड़ा वाला कमरा सड़क की तरफ खुलता है। हम सोच रहे हैं कि इसे किराए पर चढ़ा दें या दुकान बना दें। तुम पीछे वाले कोठरी में अपना बिस्तर लगा लो। सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोठरी असल में अनाज रखने का भंडार गिरी थी। वहां ना ठीक से हवा आती थी ना रोशनी। बेटा, उस कोठरी में तो सांस लेना भी मुश्किल होगा और मैं तुम्हारे पिताजी की यादों में बिना वहां कैसे रहूंगी। सावित्री देवी ने रोते हुए गुहार लगाई। लेकिन छोटी बहू सुमन, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, तपाक से बोली, माँ जी, नाटक मत कीजिए। अब आप अकेली हैं, आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत? उस कोठरी में शांति रहेगी। आप बस भगवान का नाम लीजिए, हम क्या आपके लिए महल बनवा दें? उस रात सावित्री देवी का सामान उस अंधेरी सीलन भरी कोठरी में फेंक दिया गया। जिस घर की वो मालकिन थी, आज उसी घर में उन्हें एक फालतू सामान की तरह कोने में पटक दिया गया। दोस्तों, वक्त कितनी तेजी से बदलता है यह सावित्री देवी से बेहतर कोई नहीं जानता। शुरुआत में तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कटौती होने लगी। कभी दाल में पानी ज्यादा होता तो कभी रोटियां इतनी कड़क होती कि चबाना मुश्किल हो जाए। अगर सावित्री देवी कभी दूध मांग लेती तो बहुएं सुनाने लगती, दूध तो बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ता, बुढ़ापे में इनको दूध घी चाहिए। यह ताने अब आम हो गए थे। एक दिन दोपहर का समय था। सावित्री देवी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। सुबह से उन्हें सिर्फ एक कप चाय मिली थी। वे हिम्मत करके रसोई के दरवाजे तक गई। बड़ी बहू रेखा और छोटी बहू सुमन मजे से पकौड़े खा रही थी और बातें कर रही थी। सावित्री देवी को देखते हुए चुप हो गई। सावित्री देवी ने लजाते हुए कहा, बहू, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाती तो? रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी, अभी तो आपने चाय पी दी, इस उम्र में इतना खाना हजम नहीं होगा, शाम को एक साथ खा लीजिएगा, अभी आटा खत्म हो गया है। सावित्री देवी की आंसू में आंसू आ गया। वे जानती थी कि डिब्बे में आटा भरा पड़ा है। वे आपस अपनी कोठरी में आई और अपने पति की पुरानी तस्वीर की और सीने से लगाकर रोने लगी। आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? देखिए, आपके लाडले मुझे दाने दाने को तरसा रहे हैं। दोस्तों, क्या कलयुग इसी को कहते हैं, जहां माँ बाप बच्चों को अपना पेट काट कर पालते हैं और वही बच्चे बुढ़ापे में उन्हें बोझ समझने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि सावित्री देवी के साथ गलत हो रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। आपका एक लाइक ऐसे बुजुर्गों की आवाज बन सकता है। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत गए। सावित्री देवी अब शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। गांव वाले बातें करते थे, लेकिन बेटों के डर से कोई कुछ नहीं कहता था। तभी एक दिन एक सफेद रंग की कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। कार से एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उतरा। उसके हाथ में एक काला बैग था। वह सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ। आंगन में विनोद और प्रमोद बैठे हिसाब किताब कर रहे थे। अजनबी को देखकर वे खड़े हो गए। जी भाई साहब, आप कौन और किसने मिलना है? विनोद ने पूछा। आगंतुक ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम एडवोकेट वकील निर्मल वर्मा है, मैं जिला मुख्यालय से आया हूँ। क्या यह स्वर्गीय मास्टर दीनानाथ जी का घर है? जी हाँ, हम उनके बेटे हैं, प्रमोद ने उत्सुकता से कहा। वकील ने चारों तरफ देखा और पूछा,
और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुओं के कान खड़े हो गए, वे भी रसोई से बाहर आ गई। विनोद ने हिचकिचाते हुए कहा, वो माँ जी तो अंदर आराम कर रही, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, आप हमसे बात कर लीजिए, हम घर के मालिक हैं। वकील ने सख्त लहजे में कहा, माफ कीजिए, मेरे पास जो दस्तावेज है वो सिर्फ सावित्री देवी जी के नाम पर है, सरकारी मामला है, हाई हाई अथॉरिटी का, मुझे उनसे ही हस्ताक्षर चाहिए। हाईवे और सरकारी मामला? सुनते ही दोनों बेटों की आंखें चमक आ गई। वे दौड़कर कोठरी की तरफ बढ़े। माँ, ओ माँ, उठो जल्दी, बाहर कोई बड़ा साहब आया है तुमसे मिलने, विनोद ने आवाज लगाई। सावित्री देवी अपनी पुरानी साड़ी में सिमटी हुई बाहर निकली। उनकी हालत देखकर वकील साहब भी दंग रह गए। एक अध्यापक की पत्नी की ऐसी दशा। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, जी बेटा, कौन हो तुम? वकील ने आदर से उन्हें कुर्सी पर बैठाया और फाइल खोली। माता जी, क्या आपको याद है कि मास्टर दीनानाथ जी ने आज से 25 साल पहले गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ी के नीचे वाली जो बंजर जमीन खरीदी थी, जिसे सबने बेकार सौदा कहा था? सावित्री देवी ने याद करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने लिया तो था, लेकिन कहते थे कि कभी वहां एक छोटा सा बगीचा बनाएंगे, पर वो जमीन तो पथरीली थी। वकील मुस्कुराया, माता जी, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, सरकार ने वहां से एक नया 6 लेन हाईवे निकालने का नक्शा पास किया है। आपकी वो 2 एकड़ जमीन पूरी तरह से हाईवे के प्रोजेक्ट में आ रही है। चूंकि जमीन के कागज दीनानाथ जी के नाम थे, तो उनके बाद अब वो संपत्ति आपकी है। विनोद का गला सूखने लगा। उसने तुतलाते हुए पूछा, तो साहब, मुआवजा कितना मिलेगा? वकील ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, वर्तमान सरकारी रेट और मुआवजे की नीति के अनुसार कुल राशि लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन रही है। 1 करोड़ 20 लाख! यह सब तो उस आंगन में किसी बम की तरह गिरे। रेखा और सुमन के हाथ से बर्तन छूटने वाले थे। विनोद और प्रमोद का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस माँ को वो बोझ समझ रहे थे, वो अचानक करोड़ों की मालकिन बन गई थी। वकील ने आगे कहा, लेकिन एक समस्या है। दीनानाथ जी ने वसीयत में लिखा था कि जमीन के असली दस्तावेज, यानी वो पुरानी रजिस्ट्री के कागज जिसके पास होंगे, वही इस मुआवजे का दावेदार होगा, और सरकारी रिकॉर्ड में वो कागज अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। क्या आपके पास वो पुरानी रजिस्ट्री है? सावित्री देवी कुछ बोलने से ही वाली थी कि विनोद बीच में बोल पड़ा, हाँ हाँ साहब, कागज तो घर में ही होंगे, पिताजी ने संभाल कर रखे होंगे। वकील ने घड़ी देखी, ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, तब तक आप कागज ढूंढ कर रखिए और माता जी के हस्ताक्षर तैयार रखिए, उसके बाद ही चेक जारी होगा। वकील ने जाते ही घर का नक्शा बदल गया। जो बहुएं सावित्री देवी को बासी रोटी देती थी, वे दौड़कर उनके पैरों में बैठ गई। माँ जी, आप थक गई होंगी, चलिए उस कोठरी में नहीं, आज से आप हमारे कमरे में रहेंगी, रेखा ने कहा, जैसे उसे अचानक सास पर बहुत प्यार आ गया हो। सुमन दौड़कर रसोई में गई। माँ जी, आपके लिए बादाम वाला दूध बना लाऊं या हलवा खाएंगी? सावित्री देवी सब समझ रही थी। यह प्यार नहीं, यह 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लालच था। लेकिन वे चुप रही। उन्हें कोठरी से निकालकर सबसे हवादार कमरे में लाया गया, गद्देदार बिस्तर लगाया गया। शाम को विनोद और प्रमोद उनके पैर दबाने लगे। माँ, तुमने बताया ही नहीं कि पिताजी ने इतनी बड़ी जायदाद छोड़ी है, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। विनोद ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा। फिर असली बात पर आया। माँ, तुम्हें याद है बापूजी ने वो कागज कहाँ रखे थे, वो पुरानी डायरी या कोई फाइल? सावित्री देवी ने शांत भाव से कहा, बेटा, मेरी याददाश्त अब कमजोर हो गई है। तुम्हारे बाबूजी ने एक लाल रंग के बस्ते में कुछ कागज रखे तो थे, पर अब याद नहीं कि वो बस्ते कहाँ हैं। बस फिर क्या था, घर में लाल बस्ते की खोज शुरू हो गई। पूरे घर को सिर पर उठा लिया गया, दीवान, अलमारी, संदूक सब खाली कर दिए गए। लेकिन बेटे बहू ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि खजाना इसी घर में है। अगले 4 दिन सावित्री देवी के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। सुबह उठते ही गर्म पानी, नाश्ते में ताजे फल, दोपहर को उनकी पसंद की कढ़ी चावल और रात को केसर वाला दूध। बहुएं उन्हें नहलाती, उनके बाल बनाती। बेटे हर पल पूछते, माँ कुछ याद आया? सावित्री देवी बस मुस्कुरा देती और कहती, कोशिश कर रही हूँ बेटा। दोस्तों, लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। जो बेटे माँ को एक रोटी नहीं देते थे, वे अब माँ के इशारे पर नाच रहे थे। अगर आप मानते हैं कि एक ऐसा प्यार झूठा है, तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें। कहानी का अंत अभी बाकी है, और अब जो आपकी आंखें खोल देगा। हफ्ता बीतने को आया, वकील साहब के आने का दिन नजदीक आ गया। बेटों का धैर्य जवाब दे रहा था, कागज नहीं मिलने थे। आखिरकार वकील साहब ने आने से एक रात पहले सावित्री देवी ने सबको अपने पास बुलाया। वे अपने पलंग पर बैठी थी, चेहरे पर एक अलग ही तेज था। बेटा विनोद, प्रमोद, बहुओं, इधर आओ। सब दौड़ कर आए। क्या हुआ माँ, कागज मिल गए, याद आ गया? सावित्री देवी ने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी मटमैली सी डायरी निकाली। उसके अंदर एक पीला पड़ा हुआ लिफाफा था। यह लो, सावित्री देवी ने कहा, यही वो कागज है तो तुम्हारे पिता ने मुझे संभाल कर रखने को दिए थे। विनोद ने झपट कर लिफाफा ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। अंदर सच में जमीन की पुरानी रजिस्ट्री थी। मिल गए, मिल गए, अब हम करोड़पति हैं। प्रमोद खुशी से नाचने लगा। बहुएं एक दूसरे को बधाई देने लगी। किसी ने माँ की तरफ देखा भी नहीं। तभी सावित्री देवी ने गंभीर आवाज में कहा। आवाज गूंजी, रुको। सब ठिठक गए। सावित्री देवी खड़ी हुई, उनकी कमर अब झुकी हुई नहीं लग रही थी। उन्होंने विनोद के हाथ से कागज वापस खींचे। माँ, यह क्या कर रही हो? ये कागज हमें वकील साहब को देने हैं, विनोद चिल्लाया। सावित्री देवी ने कड़क आवाज में कहा, वकील साहब को देने हैं, पर तुम्हें नहीं, मुझे देने हैं। मतलब? सुमन ने पूछा। सावित्री देवी ने सबकी आंखों में आंखें डाला कहा, तुम्हें क्या लगा मैं बूढ़ी हूं तो बेवकूफ हूं? पिछले 6 महीनों में तुमने मुझे जो नरक दिखाया वो मैं भूल जाऊंगी। एक एक रोटी के लिए मुझे तरसाया, मुझे कोठरी में पटक दिया, और जैसे ही पैसे की बात आई मैं देवी बन गई। पूरा कमरा सन्न था।
सुई गिरने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। सावित्री देवी ने आगे कहा, मुझे सब पता था कि यह ज़मीन बेशकीमती है, तुम्हारे पिताजी बता कर गए थे। मैं देखना चाहती थी कि मेरे बेटे मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं जब मेरे पास कुछ नहीं होता, और मैंने देख लिया। माँ, गलती हो गई, हम सुधर गए हैं, रेखा गिड़गिड़ाई। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, सुधरे नहीं हो, बिक गए हो। तुम सबका प्यार बिकाऊ है। और सुनो, मैंने वकील साहब से पहले ही बात कर ली है। क्या? चारों एक साथ चौंके। हाँ, सावित्री देवी ने कहा, कल वकील साहब आएंगे, लेकिन चेक तुम्हारे नाम पर नहीं बनेगा। मैंने तय किया है कि इस मुआवजे की आधी रकम यानी 60 लाख रुपए मैं गांव के अनाथालय और स्कूल को दान करूंगी, जो तुम्हारे पिताजी का सपना था। बेटे के पैरों तले जमीन निकल गई। और बाकी के 60 लाख? प्रमोद ने हताशा से पूछा। सावित्री देवी की आंखों में एक चमक थी। बाकी के 60 लाख मेरे नाम पर बैंक में जमा होंगे, उसका जो भी ब्याज आएगा उसमें मैं अपना खर्चा चलाऊंगी। मैं अब तुम लोगों के भरोसे नहीं रहूंगी। मैं एक सेविका नर्स रखूंगी जो मेरी सेवा करेगी, उसे तनख्वाह मिलेगी तो वो कम से कम दिल लगाकर काम तो करेगी। उन्होंने फिर लिफाफा अपनी छाती से लगा लिया और बोली, और हाँ, मेरे मरने के बाद यह पैसा उसे मिलेगा जिसने सच में बिना किसी लालच के मेरी सेवा की होगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम सुधरते हो या नहीं। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। विनोद और प्रमोद एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। जिस सोने का अंडे देने वाली मुर्गी को वे काटने चले थे, वो अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। अब वे चाह कर भी माँ को घर से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि पैसा और ताकत अब माँ के पास थी। और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें डर था कि अगर माँ नाराज हुई तो बचा कुचा पैसा भी हाथ से जाएगा। उस रात सावित्री देवी चैन की नींद सोई, उस कोठरी में नहीं बल्कि अपने राजा रानी वाले पलंग पर। उन्होंने महसूस किया कि बुढ़ापे में सिर्फ ममता से काम नहीं चलता, कभी कभी शक्ति और अधिकार भी जरूरी होते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता को अपनी सारी संपत्ति जीते जी बच्चों के नाम कभी नहीं करनी चाहिए। कलयुग में आर्थिक स्वतंत्रता ही बुजुर्गों का सबसे बड़ा लाठी और सहारा है। सावित्री देवी ने जो किया, क्या वो सही था, या उन्हें अपने बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी से आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, शायद किसी की आंखें खुल जाएं। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने माता पिता की दिल से सेवा करें, लालच से नहीं। जय हिंद, जय भारत।